गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्टर रोटेशन, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा कैसे मूव करता है, फंड कैसे मूव करता है, उसके जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, मतलब किस तरह से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े फंड मैनेजर्स वगैरह वगैरह जो हैं वो अपना पैसा कैसे मूव करते हैं। तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सीखने का ट्राई करेंगे कि कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा मूव करता है। ओके, सेक्टर रोटेशन इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही बड़ा स्किल है। अगर वो आता है आपको तो आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग में मास्टरी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको पता हो कि कौन सा सेक्टर मूव करने वाला है, कौन सा सेक्टर अभी किस सेक्टर में डाउनफॉल होने वाला है, तो आप उस सेक्टर से पैसा निकाल के उस सेक्टर में मूव कर सकते हैं अपना पैसा जो मूव करने वाला है, जिसमें मोमेंटम आने वाला है। तो एक स्टेटमेंट भी है कि इफ यू आर इन अ सेक्टर विच इज मूविंग राइट नाउ, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है और कौन सा सेक्टर कब चलेगा। तो तीन चार चीज़ें हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर से इवेंट्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सीपीआई, सेकंड है विक्स, थर्ड है ईपीएस और चौथा है रुपी और डॉलर का क्या अभी सिनेरियो है, सिचुएशन क्या है। तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। अगर इन्फ्लेशन जो है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इन्फ्लेशन जो सीपीआई डेटा 6% से ज़्यादा है, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 6% से अगर ज़्यादा है जो कि पब्लिश होता है, जैसे अभी राइट नाउ 2.5% है, तो अगर ये 6% से ज़्यादा अगर है, सीपीआई इज ग्रेटर देन 6%, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ चुकी है, तो हमको अपना पैसा मूव करना है कौन से सेक्टर में है, मतलब इस तरह के सिचुएशन में कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला सेक्टर है फार्मा, दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी और गोल्ड इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली अगर आपको पैसा शिफ्ट करना है ऐसे टाइम पे जब इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो सेक्टर कौन कौन से हैं, फार्मा, एफएमसीजी और गोल्ड बेस, ठीक है। और ऐसे टाइम पे से इस तरह के टाइम में पैसा निकालना है, वो कौन से सेक्टर से निकालना है। एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट का जो अगला मूव होता है ना, वो ये होता है कि वो लिक्विडिटी को सक करती है मार्केट से, यानी कि आरबीआई जो है मार्केट से लिक्विडिटी को सक कर लेगा। तो बेसिकली लिक्विडिटी को सक करने के लिए वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, तो सारा जो पैसा है वो शिफ्ट होके चला जाएगा किसमें, बैंक्स में चला जाएगा, मतलब क्रेडिट ग्रोथ उस टाइम पे हैम्पर हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पर। तो बीएफएसआई एंड ऑटो दो सेक्टर है ना, इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन बढ़ने का। तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट हो गया इन्फ्लेशन। इफ इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन 6%, तो उस टाइम पे आपको फार्मा, एफएमसीजी और गोल्ड बीज में जाना है और बीएफएसआई और ऑटो से पैसा अपना शिफ्ट करना है। सेकंड है विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का, वो अगर 22 से ज़्यादा हो गया है, 22 से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे टाइम पे ये बताता है मार्केट में रिस्क को। अब स्टॉक मार्केट ही रिस्क बता रहा है ना, स्टॉक मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर बहुत ऊपर पहुंच गया ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जियोपॉलिटिकल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे या इकोनॉमी लेवल पे कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए विक्स मार्केट में हाई हो रखा है। तो विक्स अगर हायर होता है ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में हाई होने वाली है। और वोलेटिलिटी तभी हाई होती है जब कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का लूज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमको करना क्या है, आप जो सेक्टर चलेगा इस टाइम पे वो होगा गोल्ड और बॉन्ड्स। इस टाइम पे दो ही चीजें चलेंगी, या तो गोल्ड चलेगा या बॉन्ड चलेगा। तो सीधा आपको इक्विटी से पैसा शिफ्ट करना है, इक्विटी से पैसा निकाल के आपको शिफ्ट करना है गोल्ड में और बॉन्ड्स में। और बॉन्ड्स में बेसिकली लिक्विड फंड्स में, आप कैश में भी आ सकते हो, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है, जो मैक्रो ट्रिगर पॉइंट है, वो है ईपीएस, मतलब किसी सेक्टर का ईपीएस, मतलब अर्निंग्स जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। किसी सेक्टर की अर्निंग्स अगर गिर रही हैं, अर्निंग्स में स्लो डाउन आ रहा है, तो ये, और वो लगातार 2 क्वार्टर से ऐसा हो रहा है, लगातार 2 क्वार्टर से ऐसा हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि इस वाले सेक्टर का मोमेंटम अभी डाउन होने जा रहा है। और अगर ऐसा दो क्वार्टर तक हुआ ना,
तो इसका मतलब यही है कि आपको इस वाले सेक्टर से पैसा मूव करके दूसरे वाले सेक्टर में जाना है। तो ऐसे टाइम पे होता क्या है, मतलब ईपीएस अर्निंग्स अगर गिरना स्टार्ट होती है ना किसी सेक्टर की, तो आपको मूव करना है जो सेक्टर जो बड़े हैं, जिनकी विजिबिलिटी हाई है, उस तरह के सेक्टर्स में अपना पैसा मूव करना है। और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कंज्यूमर स्टेपल जो आपको दिखते हैं आसपास। कंज्यूमर स्टेपल में बहुत सारी चीजें आती है, व्हाइट गुड्स भी आती है, व्हाइट गुड्स में एसी वगैरह बनाने वाली, टीवी वगैरह बनाने वाली इस टाइप की कंपनी आती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनी आती है। तो बेसिकली जो दिखती है आपको आसपास, उस तरह की कंपनियों में आपको अपना पैसा डालना है। दूसरा आईटी, फिर यूटिलिटीज, ये ऐसी चीजें जो आपको आसपास चारों तरफ दिखेंगी। तो बेसिकली जब ईपीएस ड्रिफ्ट होता है, नेगेटिव साइड में ड्रिफ्ट होता है 2 क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर तक एक सेक्टर का ईपीएस अगर गिर रहा है या उसमें स्लो डाउन आ रहा है, तो आपको शिफ्ट करना है किस तरह के सेक्टर्स में, उस तरह के सेक्टर्स में जिनकी विजिबिलिटी हाई है, मतलब जिनको आप आसपास ज्यादा देख पा रहे हो, जैसे कि कंज्यूमर स्टेपल, आईटी और यूटिलिटीज। अब उसके बाद अगला ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, 4th ट्रिगर पॉइंट, यूएस का 10 ईयर का जो ट्रेजरी बॉन्ड का जो यील्ड है ना, वो 4% से ज्यादा हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड का जो यील्ड है ना वो बढ़ रहा है क्या कि जब बॉन्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ती है ना, तो उसका यील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूएस मार्केट का जो 10 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड है ना, वो अगर 4% से ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ लो कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज का जो मार्केट है ना, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो करना क्या है ऐसे टाइम पे, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो सेक्टर्स है ना, राइट नाउ मैं इंडिया में हूं तो मैं इंडिया से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स है ना, उनमें आपको पैसा मूव करना स्टार्ट करना है। अब इसको एक चीज से और लिंक करना है, ट्रेजरी बॉन्ड का जो यील्ड है इसको एक चीज से और लिंक करना है, वो है रुपये और डॉलर का करंट सिनेरियो क्या है। मतलब अगर डॉलर रुपये के कंपैरिजन में एक साल में या फ्यूचर में 5% से ज्यादा स्ट्रेंथन होने जा रहा है, या डॉलर या रुपये डॉलर के कंपैरिजन में 5% या उससे ज्यादा गिरने को जा रहा है या गिर गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि गिरेगा या गिर गया है, तो आपको इस तरह के सेक्टर्स में जाना है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं, आईटी, फार्मा, आईटी और फार्मा ही मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। तो इनमें आपको अपना पैसा डालना है, बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे रुपी डेप्रिशिएशन का और ट्रेजरी बॉन्ड जो है यूएस का, उसका स्ट्रेंथन होने का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो 4 मोटे मोटे फैक्टर हो गए, 4 मोटे मोटे फैक्टर हो गया। सीपीआई अगर 6% से ज्यादा है, विक्स अगर 22% से जाता है, और ईपीएस लगातार 2 क्वार्टर से गिर रहा है किसी सेक्टर का, और यूएस का 10 ईयर्स का ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड है वो 4% से ज्यादा है, और इसके बाद डॉलर और रुपी का जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, यानी कि डॉलर कितना स्ट्रेंथन हो रहा है और या रुपी कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इस तरह का जो कोलैबोरेशन है, इसको ये 3-4 मैक्रो फैक्टर्स है ना, इनके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हम किस सेक्टर में हमको पैसा मूव करना चाहिए, किस एसेट क्लास में हमको पैसा मूव करना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले सेक्टर रोटेशन या फैक्टर रोटेशन या स्टाइल रोटेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है कि अगर सेक्टर रोटेशन तो हो रहा है, मतलब किस तरह का सेक्टर रोटेशन हो रहा है, किस तरह का सेक्टर चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको ना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का स्टाइल कौन सा रखना है। मतलब there are 4 kind of investing styles. First is momentum, second is GARP मतलब growth at reasonable price, and third is quality, और fourth है value। 4 तरह की इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्टाइल है बेसिकली लॉन्ग टर्म के। पहला है मोमेंटम, सेकंड है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, तीसरा है क्वालिटी, और चौथा है वैल्यू। ये 4 तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं। अब बेसिकली मोमेंटम स्टाइल का मतलब क्या है, मोमेंटम स्टाइल का मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग अप है और विक्स बहुत लो है, मतलब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है और विक्स लो है, तो ऐसे टाइम पे आपको कौन से सेक्टर में पैसा मूव करना है। बहुत इजी है ये पता करना कि मार्केट मोमेंटम है। जब मार्केट में मार्केट का सिनेरियो अपवर्ड मोमेंटम में होता है ना, तो ऐसे टाइम पे आपको किस तरह के सेक्टर्स में एंटर होना है। तो फर्स्ट सेक्टर है बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाली जो इंडस्ट्री है उसमें मूव करना है। सेकंड इंडस्ट्रियल्स, और तीसरा स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप का कोई भी शेयर है वो आपको इस टाइम पे बढ़ता हुआ दिखेगा, सारे नहीं बट बेसिकली, मतलब कहने मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का भी स्टॉक है, इंडस्ट्रियल्स का भी कोई स्टॉक है ना, वो उसमें भी आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगला जो स्टाइल है या फैक्टर है वो है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जिसको बोलते हैं गार्प। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग गार्प स्टाइल जो होता है ना, वो परफॉर्म करता है मिड साइकिल में। कहने का मतलब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, अब हम मिड साइकिल में पहुंच गए,
तो मिड साइकिल में आपको ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस या गार्प को फॉलो करना है, गार्प स्टाइल को आपको अडॉप्ट करना है। तो उसमें क्या होता है कि मिड साइकिल तक आते आते आपको अर्निंग्स की क्लैरिटी हो जाती है कि कौन से सेक्टर ने अभी अच्छी अर्निंग्स देना स्टार्ट किया है। तो जो सेक्टर अच्छी अर्निंग देना स्टार्ट कर रहा है या जिसने दे दिया है उसमें आपको पैसा मूव करना है। जैसे कि ऐसे टाइम पे कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिनमें मोमेंटम दिखना स्टार्ट होगा, वो होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फार्मा। और इसमें से भी अगर आपको जाना है, बिकॉज आप एक मिड लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, तो आपको क्लैरिटी आ चुकी है, तो ऐसे टाइम पे आप मिड कैप में या स्मॉल कैप में एंटर हो सकते हैं। बट बेटर ये है कि आप मिड कैप में एंटर हो, बिकॉज मिड लेवल पे पहुंचे हो ना, उस टाइम पे आप मिड कैप में पहुंचोगे तो ज्यादा अच्छा, मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बेटर होगा। अब अगला जो स्टाइल है या फैक्टर है वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी जो स्टाइल है उसमें आपको कब जाना है? क्वालिटी स्टाइल है उसमें आपको जाना है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है, वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत हाई हो चुका है, 20% या 22% उससे ज्यादा हो गया, 25% से ऊपर हो गया है, और अर्निंग्स की अनसर्टेनिटी मार्केट में आ चुकी है, तो आपको जो फैक्टर चूज करना है वो है क्वालिटी। और क्वालिटी स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल के तौर पे क्वालिटी में आपको क्वालिटी जो स्टाइल है वो कहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, वो है एफएमसीजी, आईटी, ब्लू चिप्स में, बड़ी कंपनी में, मतलब बेसिकली मेगा कैप या लार्ज कैप में आप जा सकते हो, या एमएनसीज में, वो इस तरह की कंपनियां जिनका बिजनेस मल्टीनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, अगला जो फैक्टर है और स्टाइल है वो है वैल्यू। तो 4 तरह के फैक्टर हो गए, मोमेंटम, गार्प, क्वालिटी और वैल्यू। तो वैल्यू स्टाइल आपको कब फॉलो करना है? वैल्यू स्टाइल आपको तब फॉलो करना है जब मार्केट रिसेशन के लेवल पे आ सके, मार्केट में रिसेशन का फियर बढ़ने लगा है, अर्निंग्स में रिसेट आने लगा है, मतलब अर्निंग्स में डिप आने लगा है, धीरे धीरे अर्निंग्स गिरना स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम पे आपको किस तरह के सेक्टर्स में जाना है? तो वो है सेफ सेक्टर्स कौन कौन से हैं, डिफेंसिव सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनमें आपको पैसा मूव करना है, और इस तरह के स्टाइल को बोलते हैं वैल्यू स्टाइल। वैल्यू स्टाइल का मतलब एक ही है, कहने का मतलब कुछ इस तरह के सेक्टर्स होते हैं जिनमें ना काफी लंबे टाइम से ना मतलब प्रॉफिट पाइल अप होता रहता है, लेकिन वो बढ़ते नहीं है बहुत टाइम तक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पीएसयूज, उनमें प्रॉफिट्स पाइल अप होते रहते हैं लेकिन स्टॉक में कोई मोमेंटम दिखता नहीं है। दूसरा इंफ्रा स्टॉक्स, इंफ्रा वाली जो कंपनी है ना, उनके शेयर्स बढ़ते नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक बढ़ नहीं रहे होते, लेकिन वो सडनली जब रिसेशन मार्केट में आ रहा होता है तो इस तरह के स्टॉक्स का मोमेंटम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और यूटिलिटीज में आपकी जैसे कि पावर सेक्टर की कंपनी, पावर वाली बहुत सारी कंपनियां जैसे कि ओएनजीसी हो सकती है और पावर ग्रिड हो सकती है, बहुत सारी कंपनियां, यूटिलिटीज में तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं। अब जो अगला चीज है जिसके बेसिस पे हम लोग रोटेशन करेंगे, सेक्टर रोटेशन या फंड का रोटेशन करेंगे, वो है कि हम बिजनेस डायनामिक्स में चेंज जब होगा, मतलब एक कंपनी या बिजनेस ओवरऑल इकोनॉमी में बिजनेसेस जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनमें चेंजेस कैसे आते हैं, वो मैक्रो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे हम पता करेंगे। तो बिजनेस डायनामिक्स के बेस पे सेक्टर रोटेशन कैसे होता है वो हम अगले स्टेप से पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम समझेंगे बिजनेस साइकिल के बेस पे, कि मतलब बिजनेस साइकिल चलता कैसे है, बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह के सिनेरियो में। तो हम जरा देख लेते हैं बिजनेस साइकिल को समझने के लिए हमें 3-4 चीजों को समझना पड़ेगा। मतलब बिजनेस की अर्निंग्स का ट्रेंड क्या है, बिजनेस की अर्निंग्स का ट्रेंड क्या है वो हम पता करेंगे, एक सेक्टर का या इकोनॉमी का या एक सेक्टर का या स्टॉक का जो है ना ईपीएस है ना, वो किस तरह से मूव कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम है, नेगेटिव मोमेंटम है। क्रेडिट की ग्रोथ क्या है मार्केट में, बैंक्स जो है, बैंक्स की क्रेडिट की ग्रोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा आईआईपी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन या इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है या पहले के कंपैरिजन इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है। उसके बाद अगला है चौथा पॉइंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब जो प्लांट्स रन हो रहे हैं या जो कंपनियां रन होती, जो उनके प्लांट्स हैं या उनके जो यूनिट्स हैं, वो उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, मतलब किस कैपेसिटी पे रन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ कि बिजनेस साइकिल का स्टेज कौन सा है और उसको पता करने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फिर इकोनॉमी का कंडीशन कौन सा रहेगा उस टाइम पे, तो उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर मूव करना है। सबसे पहले तो मान लो आप स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, इकोनॉमी की अर्ली रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी डाउनफॉल था इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में अर्ली रिकवरी होना स्टार्ट हुई है, तो वो पता कैसे करोगे आप, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ईपीएस बढ़ने लगेगा, ईपीएस कंसिस्टेंटली लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़ा है, और इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और क्रेडिट ग्रोथ मार्केट में बढ़ना स्टार्ट हो गई है, बैंक्स वगैरह ने लैंडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। तो ये है कि
कि मतलब स्लो डाउन से मार्केट रिबाउंड हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ये फैक्टर्स अगर होने, ईपीएस बढ़ने लगा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये रिकवरी का साइन है। और 30 से बढ़ रही है मतलब रिकवरी का साइन है। तो यहाँ पे जो स्लो डाउन है ना, उससे रिबाउंड हो रहा है मार्केट। मिड एक्सपांशन फेज मतलब आप अर्ली से पहुंच गए तो एक्सपांशन में थोड़ा गए तो आप मिड एक्सपांशन फेज में पहुंच गए। मिड एक्सपांशन में क्या होगा कि ईपीएस की ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट हाई हो जाएगी और मार्जिन्स जो बढ़ रहे थे, बढ़ना स्टार्ट हुए थे, वो स्टेबल हो गए। मतलब फ्लक्चुएशन जो आ रहे थे वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज बिजनेस का या मार्केट का कॉन्फिडेंस उसमें आना स्टार्ट हो गया। तो ये फेज है स्टेबल ग्रोथ। तो मिड एक्सपांशन फेज जो होता है उसमें ग्रोथ का लेवल स्टेबल हो जाता है। उसके बाद है अगला लेट एक्सपांशन। लेट एक्सपांशन मतलब ईपीएस फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। अर्निंग पर शेयर जो है, अर्निंग्स कंपनी की फ्लैट होना स्टार्ट हो जाती है। मार्जिन्स भी होते हैं वो भी फ्लैट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना वो भी स्टेबल हो जाता है। अब वो गिरता नहीं है। तो ये ओवर हीटिंग वाला जोन है। इसको समझ लेना है कि अब जब चीजें स्टेबल होना है, फ्लैट होना स्टार्ट हो गई ना, मतलब यहाँ से नीचे जाएंगी। तो अगला उसके बाद जो फेज है बिजनेस साइकिल है वो है स्लो डाउन और रिसेशन। स्लो डाउन और रिसेशन ये पीक के बाद का साइन है, पीक के बाद का स्टेज है। मतलब इसमें क्या होगा, स्लो डाउन और रिसेशन के केस में क्या होगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर गिरना, अर्निंग्स जो है कंपनियों की अर्निंग पर शेयर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और उस कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मार्जिन्स फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे सेक्टर वाइज। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इस चीज को हम उस सेक्टर में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर देखते हैं। अब हम डिफरेंट साइकिल ऑफ फेजेस में किस तरह के सेक्टर में हम पैसा मूव करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब बिजनेस साइकिल मान लो अर्ली फेज में, मिड साइकिल फेज में, पीक फेज में, तो उस टाइम पे कौन से सेक्टर्स लीड करेंगे वो हम पता करेंगे। तो अर्ली रिकवरी जो फेज है ना, अर्ली रिकवरी फेज में कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करें। अर्ली रिकवरी में आपने पढ़ा ही ना, अर्ली रिकवरी में आपने पढ़ा कि अर्ली रिकवरी में होता क्या है, अर्निंग पर शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इन तीन फैक्टर का कौन से वो सेक्टर हैं जिन पे इंपैक्ट पड़ता है। तो तीन सेक्टर कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से सेक्टर हैं। तो फर्स्ट जो सेक्टर है वो ऑटो, ऑब्वियस ही बात है, लैंडिंग्स वगैरह या सस्ते रेट पे लोन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑटो में प्रोडक्शन भी सस्ते में होना स्टार्ट हो जाएगा। और मतलब जो ऑटो इक्विपमेंट्स हैं या फिर ऑटोमोबाइल जो है, गाड़ियाँ वगैरह या ऑटो व्हीकल्स वगैरह जो हैं, इनकी बिक्री बढ़ जाती है बिकॉज लोन सस्ते मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोन का, क्रेडिट का जहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो अर्ली रिकवरी वाले फेज में ज़्यादा होता है। किन किन सेक्टर्स पे, ऑटो पे, रियल एस्टेट पे, कैपिटल गुड्स पे। ठीक है, ये हाई क्रेडिट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आती है ना, वैसे ही इन सेक्टर में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फर्स्ट सेक्टर जो सबसे पहले बढ़ना स्टार्ट होते हैं वो होते हैं ऑटो, रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स। अब इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, रेट कट होता है, आरबीआई रेट कट करता है। रेट कट करते ही मार्केट में लिक्विडिटी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में अर्ली रिकवरी का जो साइन है वो यही है कि आरबीआई या जो अपना सेंट्रल बैंक है उसने रेट में कट्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे इंपैक्ट पड़ेगा ऑटो, रियल एस्टेट, कैपिटल सेक्टर पर। अब मिड एक्सपांशन, अर्ली स्टेज से मिड एक्सपांशन में पहुंच गए, तो उस केस में कौन सा, अब क्रेडिट की ग्रोथ आ चुकी है, सब कुछ है, तो बीएफएसआई सेक्टर जो है इस टाइम पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इंफ्रा जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्रेडिट अब जो है स्पाइक होना स्टार्ट हो गई है, मतलब लोन वगैरह, बिकॉज बिजनेसमैन को बाकी को भी कॉन्फिडेंस आने लगा है, वो लोन्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए। तो बीएफआई सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे, लोन पे, ईएमआईज पे चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इंफ्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लोग घर खरीदना स्टार्ट कर देंगे या प्रोजेक्ट्स में पैसा डालना स्टार्ट करेंगे। अब मिड एक्सपांशन के बाद आएगा लेट एक्सपांशन, जो पीक वाला फेज है। लेट एक्सपांशन में क्या होगा, बिजनेस साइकिल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट हुआ अर्ली फेज से, फिर हम मिड एक्सपांशन में गए, उसके बाद हम लेट एक्सपांशन में गए। तो लेट एक्सपांशन जो फेज है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो है कमोडिटीज। लेट एक्सपांशन फेज का मतलब है कि अब आप इससे नीचे जाने वाले हो, ग्रो के यहाँ से पीक लेवल जो है। तो पीक लेवल में, पीक फेज में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो फर्स्ट है कमोडिटीज, सेकंड है एनर्जी, थर्ड है पीएसयू और बैंक्स। बेसिकली वो सेक्टर जो आपको जो मेजर सेक्टर्स हैं जिन पे कंज्यूमर का भरोसा होता है, स्टेबिलिटी जो दिखाने की ताकत रखते हैं। तो कमोडिटीज, एनर्जी, पीएसयू, बैंक्स। तो मतलब ये है ना, जो बिजनेस साइकिल होता है उसका जो लास्ट लेवल होता है ना, पीक लेवल होता है, उस टाइम पे इनमें रैली आना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सेक्टर्स चल रहे हैं ना, तो आप मान लो कि आप लेट एक्सपांशन वाले फेज में हो। हमने 1.5-2 साल पहले ये रैली देखी थी, तो हम लेट एक्सपांशन वाले फेज में, तो उसके बाद डाउनफॉल आया। अब हम दोबारा अर्ली रिकवरी वाले फेज में ठीक है।
अर्ली रिकवरी नहीं, बेसिकली हम लोग मिड एक्सपांशन फेज में। तो बेसिकली उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन जो होगा मार्केट में, जो बिजनेस साइकिल जो स्टेज होगा वो होगा रिसेशन और स्लो डाउन। बिकॉज लेट एक्सपांशन के बाद में आप जब नीचे आओगे तो उसके बाद आपको दिखेगा रिसेशन और स्लो डाउन ही दिखेगा। तो फर्स्ट जो सेक्टर होगा रिसेशन और स्लो डाउन जो है ना, उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे कौन कौन से सेक्टर जो है वो जिनमें मोमेंटम दिखेगा, जो इन्वेस्टेबल होंगे, फार्मा, FMCG, IT और यूटिलिटीज। रिसेशन और स्लो डाउन के टाइम पे आपको ऑलवेज फार्मा, FMCG, IT और यूटिलिटी स्टॉक्स हैं बढ़ते हुए दिखेंगे। इनमें बिकॉज इनमें डिफेंसिव अर्निंग्स होती है। और IT और फार्मा क्यों है तो आपको पता ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंट, मतलब जैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ी भी अनस्टेबिलिटी दिखती है तो सारा पैसा मूव होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक US में। तो डॉलर में पैसा शिफ्ट हो जाता है। तो डॉलर उस टाइम पे स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं ना, उनमें स्टेबिलिटी दिखना स्टार्ट हो जाती है। मैं इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस कौन कौन से हैं? IT और फार्मा, दो सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो इनमें एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज 4-5% से 6% से ज़्यादा अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट होगा तो 5-6% का रिटर्न तो वहाँ मिल गया। ठीक है, तो US डॉलर का हेज का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अब कुछ और फैक्टर्स हैं, कुछ और चीजें हैं जिनके बेस पे हम कैसे फंड को मूव कर सकते हैं। तो वो है ब्रेंट क्रूड का रेट। ब्रेंट क्रूड का जो एक बैरल का जो रेट है वो $85 से ज्यादा हो जाए तो एनर्जी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना, वो हिट करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। US डॉलर और INR का पेयर हम चेक करेंगे, उसमें अगर डॉलर 83.5 रुपी या उससे ऊपर चला जाता है तो आपको IT, फार्मा या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में जाना है। बिकॉज ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस का टेलविंड का टाइम स्टार्ट हो गया है। ऑटो इन्वेंट्री अगर 30 डेज से ज्यादा हो गई है, मतलब कहने मतलब ऑटो कंपनियां जो अपना प्रोडक्शन कर रही थी और उनके पास जो उनकी इन्वेंट्री है वो 30 दिन के प्रोडक्शन के लेवल के बराबर ऑलरेडी रखी हुई है, तो आपको जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर है ना वहां से निकलना स्टार्ट कर देना है। ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेक्टर वाली जो कंपनियां ना उनसे निकलना स्टार्ट कर देना है। और ईयर ऑन क्रेडिट ग्रोथ, अगर बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 40% से ऊपर चली गई है तो BFSI सेक्टर में आपको फंड अपना डाल देना है। ठीक है, अब बिजनेस मोमेंटम को कैसे समझेंगे? EPS लगातार 2 साल से अगर गिर रहा है तो अर्ली स्लो डाउन का साइन है। तो डिफेंसिव से आपको मूव करना है, जैसे कि FMCG और IT में। और अर्निंग जो अनएक्सपेक्टेड जो अर्निंग्स थी ना वो गिरना स्टार्ट हो गई, मतलब वो बिल्कुल अब नहीं हो रही है। तो अर्निंग मिस हो रहा है, मतलब बार बार अर्निंग मिस हो रहा है। अनएक्सपेक्टेडली ऐसा लग रहा है कि हमने टारगेट तो कुछ बनाया था लेकिन अब वो अर्निंग्स नहीं हो रही है। तो उस तरह के टाइम पे जो सिक्लिकल सेक्टर है ना, जिनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, उनसे आपको पैसा निकाल के जो स्टेबल सेक्टर है उनमें जाना पड़ेगा। मार्जिन ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। 4% से ज्यादा का मार्जिन अगर आपका गिर गया है, 4% से ज्यादा का मार्जिन अगर गिर गया तो मतलब कॉस्ट प्रेशर आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो बड़े सेक्टर है, जो कॉस्ट इंटेंसिव है, जो एक्सपेंडिचर इंटेंसिव जो सेक्टर है ना, लाइक जैसे इंफ्रा, ऑटो, कैपिटल गुड्स, इनसे फंड निकालना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज और है जिसके बेस पर हम पता कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में पैसा मूव करना है। लाइक जैसे RS रेटिंग रैंक कितनी है, EPS का मोमेंटम क्या है, तो उसके बेस पे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें इस सेक्टर में पैसा डालना है कि नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे IT सेक्टर है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ मान लो 76 आ रहा है। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है बाकी सेक्टर्स की कंपैरिजन में ये स्टॉक जो है, ये सेक्टर जो है अपनी कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो उसकी RS रेटिंग मान लो 76 है और EPS 20% से ज्यादा है। और INR, USD और INR जो है मतलब वो राइज कर रहा है। कहने मतलब ये है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको IT सेक्टर में पैसा डालना चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अब ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मान लो ऑटो सेक्टर का RS रेटिंग अगर 63, मतलब थोड़ा सा वीक है, मतलब 70 से नीचे वीक ही दिखेगा, 63 है मान लो, और EPS लगातार 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर से गिरते हुए जा रहे हैं और इन्वेंट्री जो है पाइलअप होना स्टार्ट हो गई है, मतलब ऑटो सेक्टर की इन्वेंट्री बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो आपको ऑटो सेक्टर से निकल जाना है। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये 24 मिनट का वीडियो हमने जो बनाया, ये सेक्टर रोटेशन किस तरह से एक सेक्टर से पैसा मूव करते हैं दूसरे सेक्टर में के बारे में हम लोगों ने समझा। अब क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया, तो हम इनको धीरे धीरे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो इजी वर्ड्स में समझ आए। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।